गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह से आगे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। दिस इज इमरान हसन वंस अगेन, इस उम्मीद के साथ कि सुबह का आगाज बहुत अच्छा हुआ है। अगर नहीं हुआ तो कभी कभी नहीं भी होता, मेरा अक्सर नहीं होता, लेकिन उसके बाद फिर आपको क्या करना चाहिए? आपने दिन तो गुजारना है, काम तो करना है, वक्त तो गुजारना है, तो इसका सिर्फ इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि पॉजिटिव रहिए और इस उम्मीद से पॉजिटिव रहिए कि कोई बात नहीं, आगाज़ अच्छा नहीं हो तो पूरा दिन मौजूद है ना, तो कुछ ना कुछ हम ऐसा कर लेंगे। इंसान के अंदर वैसे भी अल्लाह ने बड़ी स्किल रखी है। फिल वक्त अक्टूबर की अपडेट ये है कि हल्की हल्की सर्दी इस वक्त नॉक कर रही है हमारी डोर्स के ऊपर। दिन को थोड़ी गर्मी है, मौसम पहले से थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, लेकिन वो सर्दी जिसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी आ जाए, अभी शायद उसके आने में देर है। आ रही है। सुबह के वक्त ठंड लगती है, दोपहर में गर्मी लगती है, रात में ठंड लगती है, फिर दोबारा ठंड लगने लगती है। तो मैं थोड़ा सा क्लाइमेटाइज हो रही हूँ क्योंकि रिसेंटली आई मूव टू इस्लामाबाद। लेकिन ये सबके साथ यही है, सबके साथ यही है, इस्लामाबाद वालों के साथ भी यही है। बहरहाल अभी मुझे इंतजार है क्योंकि मुझे पता है इस्लामाबाद की सर्दियाँ बड़ी खूबसूरत होती हैं। वैसे इस्लामाबाद बड़ा खूबसूरत है, तो लेट्स सी आगे अभी एक्सपीरियंस जो है, आई एम श्योर, आई एम वेरी होपफुल कि बड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। आगाज कर लेते हैं अपनी। हाँ, वैसे आपने इस्लामाबाद की खूबसूरती का जिक्र किया तो मुझे सर्दियाँ लाहौर की भी बहुत खूबसूरत लगती है, खास तौर पे जो 10-20 डेज जो फोग वाले होते हैं ना लाहौर के अंदर, उसमें मुझे क्योंकि अब तो समझ ही नहीं आती ना स्मॉग है या लाहौर के अंदर होती है, खास तौर पे दिसंबर का शायद वो एंड होता है। Exactly, बेहतरीन दिन होते हैं लाहौर के वो भी। और फिर कराची वालों को हम 15-20 दिन के लिए सर्दियां भेजते हैं तोहफतन, तो वी आर सॉरी बात है, अक्टूबर थोड़ा बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे दो ही मौसम होते हैं, गर्मी और शदीद गर्मी, इसके अलावा और कोई मौसम नहीं होता। बहरहाल आगाज कर लेते हैं जनाब अपनी पहली स्टोरी से, और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। और जब भी रिकॉर्ड्स बनते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ हम शेयर करें। इंटरनेशनली ये एक रिकॉर्ड बना है। आपसे एक मैं सवाल पूछती हूँ इमरान, अगर ये पेपर मैं आपको दूं, मुश्किल मत पूछना, कल भी आपने मुझसे सुबह सुबह शायरी सुनी, मुझे आती नहीं थी। अच्छी बात आपने कहा कि आपको बड़ा शगफ है, तो वही होना चाहिए ना। पूछे मैं पेपर अगर आपको दूं ये वाला और कहूं कि इसको आप कितनी स्ट्रिप्स इसकी काट सकते हैं, लेकिन टूटनी नहीं चाहिए कहीं से। आई थिंक आई एम वेरी बैड इन इट, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, क्या पता 20-50 काट लूं, आई डोंट नो, मतलब 20-50 तक काट सकते हैं, लेकिन वो टूटनी नहीं चाहिए दरमियान से नहीं। 20-50 बहरहाल छोड़ दें, हार गए आप, हार गए हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड बन चुका है। और ये रिकॉर्ड इतना बड़ा रिकॉर्ड बना है कि मैं आपको क्या बताऊं। तवील तरीन स्ट्रिप काटने का ये रिकॉर्ड कायम किया गया है। चीन के शहरी ने A4 कागज से 108.15 मीटर तवील तरीन कागज की पट्टी काटकर अपना नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया। एंड दिस इज नॉट द ओनली रिकॉर्ड ही हैज, इसके अलावा भी दीगर अवार्ड्स जो है वो अपने नाम कर चुके हैं, उनके रिकॉर्ड्स जो है अपने नाम वो कर चुके हैं। ये देख भी रहे हैं आप। खूबसूरती से करें, फारिग कितने हैं ये, मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि बैठ के क्या काम करें। जब कुछ करने को नहीं होता, इंसान बैठ के पेपर कुतरता रहता है। लेकिन आई थिंक ही सीम्स अ प्रोफेशनल। और इनकी वॉल पे देखिए, आपको 3 ऑलरेडी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट्स नजर आ रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट ही हैज डन विद द पेपर। और ये टूटी भी नहीं है, आप ये ना समझिए कि ऐसे जैसे मैं और आप कर सकते हैं, ऐसे नहीं है, ये एक्चुअली प्रोफेशनली इन्होंने किया। और इनका और ये देखिए, इससे कुछ लिखा हुआ भी है उन्होंने, ये क्या क्या करते हैं साहब। उसके बाद वो डिज़ाइन भी बनाते हैं ना, देखिए क्या खूबसूरत उन्होंने डिज़ाइन बनाया। इनका इंटरव्यू मैं सुन रही थी, ये कहते हैं कि इतना स्लोली मुझे ये कट करना पड़ता है कि समटाइम्स मुझे वक्त गुजरने का भी पता नहीं चलता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इस्तेहकाम चाहिए, आपकी काम डाउन होना चाहिए आपको। एंड आई थिंक मैं और इमरान शायद इस तरह के नहीं है, क्योंकि मुझे तो होता है जल्दी वैसे मुझे लगता है कि खवातीन चूंकि नफीस ज़्यादा होती हैं, वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती हैं इन मामलात में, मुझे लगता है शायद आप मुझसे बेहतर कर लें। दिस इज व्हाट आई फील, क्योंकि उनको जरा थोड़ा आपस में अगर मुकाबला करें तो कर सकते हैं उनसे। तो विल ट्राई समडे। आई विश हमारे पास चाइना वाले भाई जितना टाइम हो। खैर आगे बढ़ते हैं और अब कुछ अमेरिका का जिक्र कर लेते हैं, बैरुल कायल के जजीरों का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पे साल का आखिरी सूरज ग्रहण कई इलाकों में देखा गया है, और जब ये सूरज ग्रहण हुआ तो अंधेरा छा गया। आई रिमेंबर वंस इन माई चाइल्डहुड इट हैपेंड कि पूरा अंधेरा हो गया था, वरना पाकिस्तान में कभी हमने ऐसा देखा नहीं। लेकिन ये हम आपको कुछ मनाजिर उस इक्लिप्स के दिखा रहे हैं जो कि हुआ है। और चिली और अर्जेंटीना, यहाँ पे 2 लाख के करीब ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको एक रिंग ऑफ फायर का भी यहाँ पे नज़ारा किया और मुजाहिरा देखा। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि आपने तो एक्सपीरियंस कर लिया ना कि बिल्कुल घुप अंधेरा हो गया था। योर चाइल्डहुड, लेकिन मुझे नहीं याद, आई डोंट नो, मैं आपकी उम्र तो नहीं पूछूंगी ना, मैं अपनी उम्र बताऊंगी। मैं वही कहने लगा हूं कि मेरे चाइल्डहुड में तो कितनी पुरानी बात होगी, आप ये सोचिए। मैं कह रहा हूं लेकिन बहरहाल खूबसूरत बहुत लगता है ये, और इसके साथ बहुत ज्यादा सुपरस्टिशंस जो है वो भी जुड़ी हुई होती है, स्पेशली अगर हम देसी माहौल की बात करें।
इंसान किससे कुछ होता है? आई किस्मत डोंट, तब्दील होती लेकिन है? जिस तरह से वो बड़ी बूढ़ियां बात करती है ना, तो कभी कभी डर भी लगना शुरू हो जाता है कि हो सकता है वाकई में ऐसा कुछ हो भी। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ सुपरस्टिशंस ही है। खास किस्म के चश्मे जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं इसको देखने के लिए, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि आंखों पर असर हो जैसे मैं सकता है बताऊं, अगर ये आप मंजर directly बहुत देखते हैं प्यारा तो। लग रहा है। दिस लुक्स रियली Exactly. नाइस। इतना खूबसूरत सा एक प्रिंट ये सीनरी भी तो देखे ना फील कितनी हो रहा है। खूबसूरत है। इमेजिन अल्लाह की कुदरत आप देखिए कि एट टाइम्स पूरे इलाके में कितनी रोशनी है और फिर कैसे अंधेरा छा गया। अचानक से तो अंधेरा खैर छा जनाब, जाता है। सुपरस्टिशियसनेस का शिकार बिल्कुल मत होइए। आपके रास्ते से काली बिल्ली सुबह सुबह गुजर जाए, कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिसके मिलने से लगे कि आज दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। नंबर 13 के बारे में भी उस दिन नंबर 13 से भी कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है। अपनी एफर्ट से होता पॉजिटिव आप रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी अच्छी खबर है और इसको पढ़ के, इसको सुन के मैं हैरान भी हुई कि पहले तो एक मक्खी है, मक्खी वैसी कितनी छोटी होती है, उसके बाद उसका दिमाग, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके साइंसदान जो है वो क्या क्या चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं। तो इंसानी दिमाग के नेटवर्क के राज खोलने की जानिब तारीखी पेशरफ्त हुई है। साइंसदानों ने मक्खी के दिमाग के नेटवर्क का पता लगा लिया है। क्या बात है यार। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तहकीक है ये, और मक्खी के दिमाग के 1,30,000 खुलियात और उनके दरमियान 5 करोड़ कनेक्शंस की तरतीब का पता चल गया है। How they've even observed, मतलब क्या बात है साइंटिस्ट साहब की। ये बियोलॉजी के मैदान की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंसानी ह्यूमन ब्रेन को लेकर, इसके राज खोलने के लिए। एंड ये कहा जा रहा है कि बड़ा एंटिसिपेटेड है ये बात कि आने वाले वक्त में इट विल एक्चुअली हेल्प टू अंडरस्टैंड ह्यूमन ब्रेन मोर इन अ बेटर वे। और क्योंकि ऑलरेडी इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है, तो आई बिलीव इट्स अ ग्रेट डेवलपमेंट और इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आने वाले वक्त के अंदर। बहरहाल मैं उन रिसर्चर्स को दाद देता हूँ और फिर आप थोड़ी सी दाद हमें भी दीजिए ना। इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके लिए निकाल के लेके आते हैं। एंड आई थिंक दिस इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ आवर शो कि हमें देखना होता है कि आज हम क्या शेयर करें आपके साथ। पूरा दिन ढूंढ रहे होते हैं कि कौन सी स्टोरीज जो है वो अपने हमारे नाजरीन के साथ हमें शेयर हाँ ना। करनी है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम चाहते हैं कि मांग ऐसी के तारीफ स्टोरीज आपको मिले। करानी पड़ती है मांग के। कीजिए हमारी नहीं नहीं, तारीफ। लेकिन तारीफ देखिए, हमें फीडबैक भी बहुत हाँ, अच्छा अच्छा मिला है ना feedback है। Thank you. अल्हम्दुलिल्लाह। पहले दिन का खास तौर पे शो जो है वो आप लोगों ने बड़ा पसंद किया है, तो उसके लिए हम थैंक यू भी आपका करते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों को हमारा शो जो है वो पसंद आ रहा है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। जापान आपको लेकर चलते हैं, जहां पर मशहूर बुलेट ट्रेन शिनकानसेन के 60 बरस मुकम्मल हो गए हैं और इस ट्रेन सर्विस को जापान का महफूज तरीन और काबिल एतमाद जरिया सफ़र समझा जाता है, जिसमें ट्रेन कभी लेट नहीं होती और अगर होती भी है तो सिर्फ चंद सेकंड। मतलब मुझे हैरानी होती है जापान को और जापान के लोगों को देखकर, इतनी जिद्दत, इतनी टेक्नोलॉजी, और अगर हो भी जाए कुछ ताखीर भी हो जाए किसी चीज़ में तो वो लोग आके माफ़ी भी मांगते हैं। I have like I had an experience to sit on world's fastest train, bullet train, maglev उसको कहा जाता है। शंघाई के एयरपोर्ट से चलती है जो उस वक्त 461 किलोमीटर की रफ्तार से वो ट्रैवल करती थी। अब 100 किलोमीटर कम कर दिए गए, वो 350 से चलती है, अब भी चलती है। एंड इट वाज वन ऑफ द लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस। सो जापान ओबियसली बहुत आगे है। दूसरी जानिब जब मैं ऐसी ट्रेन देखता हूँ तो मुझे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि पाकिस्तान रेलवे क्यों नहीं अपने आप को ठीक कराता है। इस पर भी बात करने वाली है, कभी करेंगे। आना ही शुरू हो जाए, देर से ही आए चाहे, लेकिन आना ही शुरू हो तो जाए, सही, वो हाँ, बहुत ज़्यादा आए तो इंपॉर्टेंट है। बहरहाल स्टार्ट में ही आपने मौसम की बात कर दी थी, लेकिन मौसम की अपडेट आपको पता है हमें लाजमी देनी होती है अपने नाज़रीन को, सो दैट अपने दिन का आगाज़ भी तो वो अच्छा करें और साथ प्लान भी उसको अच्छे तरीके से कर लें, क्योंकि इस वक्त मौसम तब्दील हो रहा है और अनप्रिडिक्टेबल भी हो सकता है। यू नेवर नो कब बारिश हो जाए, तो हम आपको मुकम्मल तैयार करके भेजते हैं कि किस तरह से आपने अपने दिन का आगाज़ करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद की, कैपिटल की। कम से कम 22 रहेगा यहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। लाहौर लिए चलते हैं, जहाँ पर कम से कम 25 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कराची में कम से कम होगा 27 और ज़्यादा से ज़्यादा होगा 34 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर में कम से कम 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा में कम से कम होगा 12 और ज़्यादा से ज़्यादा होगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जनाब ये थी वेदर अपडेट। आपने तैयारी जो है वो अपनी पूरी करके रखनी है, खास तौर पर मौसम क्योंकि तब्दील हो रहा है तो इम्यूनिटी के ऊपर अपने बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनके बीमार होने की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। मुझे कभी कभी लगता है हम काउंट डाउन स्टार्ट कर दें कि आपने सर्दियों के कपड़े कब निकालते हैं। रिमेंबर दैट जुमला, सर्दियों के कपड़े कब निकालने हैं, तो काउंट डाउन स्टार्ट कर दें। अभी निकाले नहीं, अभी ठीक है, निकाल के सामने रख ले, तसल्ली देते रहे अपने दिल को कि हाँ हाँ पहनने का टाइम आएगा। गीजर वीजर चला लें तो अच्छा है। खैर जनाब, थैंक यू वेरी मच फॉर टेलिंग अस द वेदर। अब हम कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ें और मैं आपको इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, चूंकि मौसमी सूरत हाल आपने जान ली है, जेब की सूरत हाल, इकोनॉमी की सूरत हाल जानना जरूरी है। हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स है इसने मुल्क में महंगाई 4 साल की कम तरीन सतह पर आने के हवाले से हमें अपडेट किया है और ये दावा किया है कि सितंबर में जो इन्फ्लेशन है, अफरात ज़र है, उसकी शरह इसकी जो शरह है वो 6.8
9% तक रिकॉर्ड की गई है। दैट सीम्स टू लो। आई मीन 2 डिजिट्स के अंदर तो बहुत अरसे तक रही, सिंगल डिजिट में आना और 6 पॉइंट समथिंग पे आ जाना बहुत कम है। बट द थिंग इज कि क्या उसका इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है नीचे, ये बड़ा अहम है। और अगस्त में ये बहरहाल 9.6% तक रिपोर्ट। यह दादोशुमार वाकई में नो डाउट हैरान कुन है, क्योंकि आवाम की अगर हम बात करें, इवन हम अपनी भी बात करें तो महंगाई का जो एहसास है वो शिद्दत से अभी भी मौजूद है कि सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि महंगाई में इस कमी के पीछे कई वजूहात हैं, जिसमें आलमी सतह पर अजनास और जो तवानाई की कीमतों में कमी है, मुस्तहकम शरह मुबादला है और डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ स्टेट बैंक के इकदाम भी शामिल हैं। लेकिन वाकई में ये सब कुछ अच्छा यहाँ पे पाकिस्तान में हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। आपको यकीन नहीं आ रहा? मुझे नहीं आ रहा, कोई तबसरा मुझे सुनाए, किसी एक्सपर्ट की बात कराएं। हमने बिल्कुल बुला लिया, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। हमारे साथ माहिर मईशत खाकान नजीब साहब मौजूद हैं, उनसे जरा जान लेते हैं कि वाकई में महंगाई कम हो रही है। आपको पता है डॉक्टर साहब को और मेरा बहुत सी बातों पे इत्तेफाक है इस मामले में ना, ये जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं अच्छा तो इत्तेफाक है। डॉक्टर साहब वेलकम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? थैंक यू इमरान, गुड टू सी यू इन अ न्यू रोल, गुड लक टू यू हियर। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एज आयशा सेड, हम आवाम हैं, हमें बहुत शिद्दत से एहसास होता है और हमने नुमाइंदगी भी करनी है। बीइंग द मीडिया हाउस, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आवाम की बात करें। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जो न्यू फिगर हमारे सामने आ रही है 6.9 की, ये ठीक है या आपको लगता है कि यहाँ तक पहुँची है हमारी इन्फ्लेशन इस वक्त? और अगर ये ठीक है तो वाई इज़न्ट इम्पैक्टिंग एक आम आदमी की ज़िंदगी को क्यों इम्पैक्ट नहीं करी ये जो फिगर है? तो इस फिगर की तशरीह करने की ज़रूरत है ताकि लोग समझ सकें कि इसका मतलब क्या है। देखिए, इसका मतलब ये है कि महंगाई बढ़ी, यानी कि आयशा बाजार गई, उन्होंने कोई सामान खरीदा, वो 100 रुपए का खरीदा, जब 2023 खत्म हुआ तो वो 129 रुपए का हो गया। ठीक, अब जब आयशा दोबारा बाजार 1 साल बाद गई 2024 में, तो वो जो 129 रुपए की चीज थी उसमें फर्दर 23-24% वो बढ़ा, तो वो कहीं 160 रुपए का हो गया। सो दैट्स वाई आयशा फील्स की चीजों की कीमत तो बढ़ रही है। सो कीमतों के बढ़ने की शरह जो पिछले साल 24% थी औसतन ऑन दी एवरेज, इस महीने जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं जो गुजरा है सितंबर, उसमें 6.9% रही है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कीमतें नहीं बढ़ी। आयशा स्टिल फील्स कि कीमतें तो बढ़ी हैं, जो उन्होंने बास्केट ऑफ गुड्स खरीदी है, बट उनके जो बढ़ने की शरह है वो अगर 20% होती तो वो बहुत ज्यादा थी। अब इसका इम्पैक्ट इस तरह से, क्योंकि आयशा ने इसकी वजूहत तो बयान कर दी, पर आयशा पे अब इसका क्या इम्पैक्ट है? एक इम्पैक्ट ये है कि जो 22% का रेट था आयशा, वो इस वक्त हो गया है 17.5%। सो आयशा गई, उन्होंने कहा कि मैं नई गाड़ी खरीदना चाहती हूँ। जब उन्होंने खरीदी तो उनकी सालाना किस्त 22,000 नहीं होगी, वो 17,500 होगी। ये आसान तरीन तरीका। ठीक, सही। डॉक्टर साहब ने इतनी ज्यादा एग्जांपल्स मेरे नाम को लेकर दे दिए, मुझे बाकी में ना प्रेशर फील होना शुरू हो गया है। और लेकिन नो डाउट अबाउट इट डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू हियर, जो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं ना, ये वाकई में एक्सपीरियंस किया भी है मैंने कि एक चीज मैं लेने के लिए गई हूँ बाजार, एक वीक पहले वो अगर 100 रुपए की थी, नेक्स्ट वीक वो 250 रुपए की हो गया। एंड आई एम लाइक अमेज्ड कि यार वाकई में अम्मी सही कहती है कि बेटा बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, क्योंकि अगर आप खुद से नहीं जाते हैं मार्केट में तो आपको तब तक फील नहीं होता। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा, इसकी वजूहात आपको क्या नजर आ रही हैं? ये जो क्लेम किया जा रहा है कि 4 साल की कम तरीन सतह है। अच्छा, इस पे आने से पहले एक आयशा की और मिसाल दूं। सो आयशा ने अब ये फैसला किया कि मैं इस साल में बहुत अच्छा काम करूंगी हम न्यूज़ वाले भी बहुत खुश हुए आयशा से, और आयशा ने मेहनत की, और ये सारे पाकिस्तान के लिए। यू वर्क हार्ड, यू कम टू मी एंड यू से कि जी मैंने बहुत मेहनत किया, तो मैंने आयशा की सैलरी 15% बढ़ा दी। ऑन दी एवरेज मैंने देखा, सो ऑन दी एवरेज इमरान, मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में सैलरीज इतनी, हुकूमत ने तो 22% के करीब बढ़ा दी थी, चले 15% ही बढ़ी। अब जब आयशा की सैलरी 15% बढ़ती है और जो महंगाई के बढ़ने की शरह, जिसको आप अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहते हैं, वो 10-12% बढ़ती है, तो आयशा जब अब बाजार जाएंगी तो इस साल उनको फील होगा कि उनकी कुव्वते खरीद जो है वो एक्चुअली बढ़ी है। ये है एक्चुअल स्टोरी महंगाई। इसके कम होने की वजूहात आर द फॉलोइंग। एक तो बेस इफेक्ट है। बेस इफेक्ट का मतलब है 29-24 बढ़ती आ रही है, तो इतना बड़ा जंप आ गया है पहले 2 साल में कि उसका इफेक्ट जो है आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा, आज भी आपको मालूम है इंटरनेशनल ग्लोबल प्राइसेस चीजों की नीचे आई हैं। आपकी
24 से 30 रुपए जब इमरान ने पेट्रोल डलवाया अपनी गाड़ी में, तो उन्होंने कहा कि यार मेरे तो कम खर्च हो रहे हैं, पहले मैं 100 रुपए का पेट्रोल डलवाता था, आज मैं 74 का डलवाऊं तो उतना ही पेट्रोल डल रहा है। ये नंबर 2 वजह है महंगाई के कम होने की। तीसरी वजह यह है कि पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत में बेहतरी आई थी पिछले साल जब 6% एग्रीकल्चर बढ़ा था। सो फूड इन्फ्लेशन वाकई ही टूट गई है, कई चीजों वीट की प्राइस, एग्री की प्राइस नीचे आई है। डॉक्टर साहब, जहां पे हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो बहुत सारी अच्छी बातों की नवीद सुनाता है, वहीं पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न हमारा है कि हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। हमने शरह सूद को कम किया, मैं सिग्निफिकेंट पता नहीं, शायद कह ही सकता हूं कि सिग्निफिकेंट था, लेकिन अभी ओब्वियसली उसके अंदर रूम मौजूद है विद द टाइम कि हम उसे और कम करें, और उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर वील हैव सम बेटर इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर हमारा फोकस बढ़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को रिव्यू करने का अमल भी जारी है, उस पर भी आपसे काफ़ी बात हुई है। लेकिन इस सारी सिचुएशन के बावजूद हमारी जो रिलायंस है अपॉन द फॉरेन एड, चाहे वो फंड से हमारी इमदाद के ऊपर हो, हमारे दोस्तों की तरफ से हो, वो कब नहीं हो पा रही है। उसकी तरफ मुझे लगता है कि वी आर समहाउ लैकिंग अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। आप एग्री करते हैं इस बात से? So let me explain. So अब हुआ ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ने एक साल का जो टिपिकल बिहेवियर दिखाया है इमरान, वो वही है जो कोई भी इकोनॉमी जैसे ही IMF के साथ एंगेज होती है, एक स्टेबिलिटी है, जिसका मतलब है इन्फ्लेशन, अफरात ज़र में कमी आई है। नंबर 2, आपके रिजर्व्स, इमरान जस्ट लुक एट योर रिजर्व, $10.5 अरब डॉलर पे हैं। जब मेरी आपसे बात होती थी और मैं कहता था आपको आपके इंटरव्यूज में कि IMF में चले जाइए, $4 अरब के रिजर्व से लिटरली मोर देन डबल के रिजर्व्स हो गए हैं। और तीसरी बात यह है कि आपका एक बैरूनी खसारा संभल गया, इकोनॉमी स्लो करके हमने डिमांड भी तोड़ी है बहुत ज्यादा, जो हमने 22% का रेट रखा। ये है ओवरऑल मजमूई पिक्चर। बट द स्टोरी इज कि पाकिस्तान का डेट जो है, जिसकी वजह से हमें $26 अरब इस साल वापस करने हैं, मौखर करवाने हैं, रीप्रोफाइल कराने हैं, वो अभी भी कायम है अपनी जगह। तवातर से ये कायम रहेगा अगले 4-5 साल, जिसका हम डेटा देख सकते हैं। इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए दोस्त ममालिक के पास, देखिए ना, चाइना का पड़ा है $4 अरब प्लस कमर्शियल $3-4 अरब, UAE के पड़े हैं $3 अरब, सऊदी अरेबिया के पड़े हैं $5 अरब, कुवैत के पड़े हैं $700 मिलियन। सो डिपेंडेंस तो उन पे है ना। अब इतने पैसे वापस करने हैं, $16 अरब वापस करना था, ये जो अभी मैंने आपको काउंट करके दिया है, पड़े हुए थे $4 अरब, तो क्या करें, डिपेंडेंस ही है ना। सो इस डिपेंडेंसी सिंड्रोम से निकलने के लिए, सो नाउ इमरान, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर द नेक्स्ट 3 years। पहले मैं कहता था फंड कर लें, आपने फंड किया, जस्ट लुक एट योर मैक्रो पिक्चर कितनी इंप्रूव कर गई है, और लोगों पर इम्पैक्ट आज हमने डिस्कस किया। अब अगर इमरान ये स्पेस ना यूज की टू डू द वर्क जो रिक्वायर्ड है आपकी इकोनॉमी की जुजियात को ठीक करने के लिए, तो आज से 3 साल बाद फिर 24वें की बजाय 25वां प्रोग्राम और IMF की क्लेम तो कर रही है, गवर्नमेंट क्लेम तो कर रही है कि उम्मीद है कि ये IMF का लास्ट प्रोग्राम होगा और मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। और महंगाई वाकई में कम हुई है, नहीं हुई, और आम आदमी पर इसका असर जो है वो कब होगा, उसके लिए भी कुछ करने की ज़रूरत है। तो इस बारे में हमसे बात कर रहे थे डॉक्टर साहब। एक ब्रेक की तरफ अब हमें जाना है। जी बिल्कुल, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी मेमोरी को, नॉस्टैल्जिया जिसको हम कहते हैं, की बात करेंगे। जी बताइए, इतना हमारे दिल के करीब टॉपिक है, बड़ा हमने मोहब्बत से आपके लिए इस टॉपिक को प्लान किया है, हम वैसा कर पाए। ब्रेक लेते हैं ना, वापस आइए सर। जी, सबसे आगे में खुशामदीद आपको कहेंगे, और क्योंकि हमने छेड़ ही दिया है कल से शेरो शायरी का मिजाज अपने शो के अंदर, छेड़ो शायरी हो गई है, तो मुझे परवीन शाकिर साहिबा जो हैं वो हमेशा से बड़ी पसंद रही हैं। तो उनका एक शेर है, खुशबू की शायरा, मोहब्बत की शायरा, खूबसूरत शायरा, कहती हैं कि कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, और वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाएगी। वाह वाह, बस ये बस पे जोर है कि बस यही बात है अच्छी, इसके अलावा और कोई अच्छी बात नहीं है। बहरहाल खुशबू हमारा टॉपिक है जनाब। खुशबू आपको पता है कि ऐसी क्या कहा जा सकता है इसको, एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको जब सूंघते हैं तो आपकी मेमोरी के अंदर पुरानी बातें
वैसे आपको चाहे ना याद हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपको याद आ जाता है कि यार ये रिलेट कर सकते हैं कि मैंने 2 साल पहले 3 साल पहले मैंने ये खुशबू जो है ना वो कहीं महसूस की हुई है। होगी कहीं। कल वैसे आई गॉट टू नो, जब हम डिस्कस कर रहे थे ड्यूरिंग द डिस्कशन मुझे पता चला कि देयर इज अ सर्टेन पार्ट ऑफ योर ब्रेन जो कि टेक्निकली इस चीज को रन करता है, जो आपकी नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स के अंदर आपको लेकर जाता है। और ये भी कहा जाता है एहसासात हों, यादें हों, ये हमें बताने की जरूरत थोड़ी है कि आपको नहीं पता। आप अगर कोई सर्टेन सेंट आपने इस्तेमाल किया हो, इवन आपके अब्बा अगर आज से 20 साल पहले कोई सेंट कोई परफ्यूम इस्तेमाल करते हो ना, तो वो आप कहेंगे मेरे अब्बू की खुशबू है। वी रिलेट विद द फ्रेग्रेंसेस। ये इतनी खूबसूरत चीज़ है। और इसके साथ मैं म्यूजिक की भी बात करता होता हूँ कि म्यूजिक में भी उतनी ताकत है, लेकिन म्यूजिक पे इंशाल्लाह किसी और दिन हम बात करेंगे। आज हमने खुशबू के हवाले से बात करने का फैसला किया और एक ऐसी शख्सियत को भी मदऊ कर लिया जो कि खुशबुओं करते हैं, बेसिकली बाय प्रोफेशन एंटरप्रेन्योर हैं और खुशबुओं को समझते हैं। तो हमने कहा एकदम खुशबुओं की साइकी समझने की कोशिश करते हैं, उसके साथ ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हम सही वाली खुशबू अपनी शख्सियत के मुताबिक इस्तेमाल करें। इन सब पे हमने बात करनी है। इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, सही मौके पर सही फ्रेग्रेंस आप यूज करनी चाहिए या एक ही आप हर जगह पे यूज कर सकते हैं। लाइटर नोट करनी जरूर चाहिए, खासतौर पे गर्मियों में फ्रेग्रेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये करनी जरूर चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ एंटरप्रेन्योर है साद आफरीदी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। साद, बहुत शुक्रिया आपका, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। सही। साथ ये बताइएगा कि सबसे पहले तो ये खुशबू का इस्तेमाल जो है ये किस तरह से आपकी शख्सियत को नुमाया करता है? समटाइम्स होता है ना कि आपका एक सिग्नेचर परफ्यूम बन जाता है और आप कभी भी किसी रूम में जाते हैं ना, तो किसी ने अगर आपको नहीं भी देखा ना तो वो पहचान सकता है कि ये खुशबू आई है, तो इसका मतलब है कि शायद इमरान आया होगा या आयशा आई होगी। तो ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी? जी, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आजकल इतनी सारी परेशानी है, मुल्क के हालात हैं, तो हमें एक खुशबू पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैं उनको बोलता हूँ कि 3 बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको एक अच्छी खुशबू लगानी चाहिए, और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। सबसे पहले एक अच्छी खुशबू की खासियत ये है कि आपकी पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी लेकर आती है, और आप इसको खुद फील करेंगे कि अगर आप खुशबू लगाते हैं तो आपका जो आउटसेट है, आपका मिजाज वो एकदम से पॉजिटिव हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि एक अच्छी खुशबू आपको कॉन्फिडेंस देती है, आप ज़्यादा जो है वो लोगों से बात करते हुए कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तीसरा ये है कि ये एक सेल्फ केयर और सेल्फ प्लेजर एक्टिविटी में आती है जो कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे जब आजकल हमारा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है। तो इस ज़माने में तो खुशबुओं का इस्तेमाल चाहे जितनी महंगाई क्यों ना हो, एक अच्छी खुशबू पे इन्वेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। उमूमी तौर पे साथ हम जैसे पहनावे की बात करते हैं तो पहनावा तो हम ऐसा करते हैं कि अच्छा ये देखने में अच्छा लगेगा, यानी कि देखने में अच्छा लगेगा। जाहिर बात है हम तो नहीं देख रहे होते, अपना पर्सनल कंफर्ट अपनी जगह। क्या खुशबू में भी यही फॉर्मूला जाता है कि वो खुशबू आप पहने या लगाएं जो दूसरों को भली लगे, या समहाउ आपकी अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक हो? देयर आर सर्टन पीपल जिनकी पर्सनैलिटी का जो इमेज है वो इतना डार्क नहीं होता, बट द फ्रेग्रेंसेस दैट दे यूज समहाउ उसका और बड़ा डार्क होता है या मुख्तलिफ होता है, चलें ऐसे कह लेते हैं। तो इसका इंतखाब एक बड़ी ट्रिकी चीज़ है। हाउ टू चूज अ फ्रेग्रेंस फॉर योर सेल्फ, आई मीन उसका कोई फार्मूला है? अच्छा देखें, जैसे खाने हैं इसमें इंसान यूजुअली ग्रो करता है, तो बचपन में आपको मीठी चीज़ें पसंद होती हैं, फिर उसके बाद आप बड़े होते हैं तो आप थोड़ी सी तीखे, और उससे बड़े होते हैं तो आपको सब्जियां ही पसंद आती हैं। इसी तरह खुशबू में भी ये है कि इंसान की जो चॉइस है वो ग्रो करती है। इसी तरह इंसान जहाँ पर रह रहा है उसकी भी इंसान के चॉइस के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं उनको वार्म फ्रेग्रेंसेस पसंद होती हैं, और जो लोग गर्म इलाकों में रहते हैं उनको ठंडी खुशबुएं ज़्यादा पसंद होती हैं। तो आपको वो चीज़ अच्छी लगती है जो कि आपके पास नहीं होती। अब इसमें भी ये होता है कि यूजुअली बहुत लोग इसके ऊपर फोकस करते हैं कि यार हमारी अपनी चॉइस ये ज़्यादा मैटर नहीं करती, हमें वो खुशबू लगानी है जो और लोगों को पसंद आए या ऑपोजिट जेंडर को पसंद आए। तो ये भी एक अप्रोच होती है, लेकिन मेरा ही लोगों को मानना होता है कि यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस। आपको खुद भी वो खुशबू बहुत पसंद होनी चाहिए, और फिर उसके बाद ये फर्स्ट आपकी
वो होना चाहिए। और सेकंड नंबर पे आता है कि वो खुशबू औरों को ही पसंद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। वाह। सही। अच्छा साथ आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ऑफ कोर्स सब नहीं सुना होगा, लेकिन इस चीज़ के अंदर क्या ये भी आता है कि आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, किसी गैदरिंग में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर आपने जो परफ्यूम लगाया हुआ है उसका इम्पैक्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसी तरह से बिल्कुल जैसे फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन वाली बात होती है। जी बिल्कुल, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इससे असल में इंसान की पर्सनालिटी के बारे में ये पता चलता है कि वो अपने आप को कितनी इम्पोर्टेंस देता है। जाहिर सी बात है किसी और को भी इम्पोर्टेंस देने से पहले इंसान को अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। तो जब आप अच्छी खुशबू लगाते हैं तो एक बहुत अच्छा असर पड़ता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और लोग भी आपको सीरियस लेते हैं। और ये हमारी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी रही है, तो हमें चाहिए कि इसको हम लोग अपनी जिंदगी अच्छा, में अब एक थोड़ा सा पैदा करें, अगर तो शौक नहीं भी है। ठीक है। अब एक ये है कि जैसे मैं जब इन्फ्लेशन बढ़ी तो उसका एक नुकसान ये भी हुआ कि जो मेरा पसंदीदा परफ्यूम था वो बहुत ही महंगा हो गया। तो अल्लाह करे कोई मेरा अच्छा दोस्त बाहर से मुझे गिफ्ट कर दे, अदरवाइज मैं तो ले नहीं पाऊंगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी खुशबुएं जो लोकली हमारी मार्केट के अंदर, और कल भी हम बात कर रहे थे कि एक फ्लो आया, एक फ्लड आया बहुत ज़्यादा खुशबू के हवाले से, बहुत सारे लोगों ने सेंट्स को सेल करना शुरू किया। क्या हमारी जो लोकल फ्रेग्रेंसेज हैं जो हम अपनी सतह के ऊपर बना रहे हैं और वो आ रही हैं मार्केट के अंदर, क्या वाकई एक कंपैरिजन में जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, अक्सर लोग कंपेयर कर रहे होते हैं ना कि फ़लाँ खुशबू बिल्कुल फ़लाँ जैसी है, क्या अगर फार्मूला सेम हो तो वो सेम एसेंस आपको या उसका सेम वक्त तक रहना आपके ऊपर ये हो सकता है या नहीं? देयर इज़ अ डिफरेंस, क्योंकि प्राइस में इतना फ़र्क है तो उसकी लास्टिंग के अंदर, उसके टाइम के अंदर भी इतना फ़र्क है, होता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे अब पाकिस्तान में अच्छी क्वालिटी की फ्रेगरेंसेस बन रही हैं बिल्कुल, और लोग बहुत सी बार ये ज़रूरी है कि अगर किसी फ्रेगरेंस की लास्टिंग या उसकी सियाज को कंपेयर कर रहे हो तो वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर रहे हो। क्योंकि यूजुअली जो सिट्रस फ्रेश फ्रेगरेंसेस होती हैं उनकी लास्टिंग कम होती है, जो कि ओरिएंटल वुडी फ्रेगरेंसेस होती हैं उनकी लास्टिंग ज़्यादा होती है। तो लेकिन अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें, अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान में भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो मैं सबको तो एक जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान के ब्रांड्स एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल ब्रांड्स, क्योंकि मेरी इंटरनेशनल जो दूसरे ममालिक हैं उनके ऊपर नज़र रहती है, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान से मिलते जुलते हैं। तो जब मैं उनकी मार्केट को स्टडी करता हूँ और जब मैं पाकिस्तान की मार्केट को स्टडी करता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारी फ्रेगरेंस इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा ग्रो किया है और बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस अब हमारे अवाम के पास ऑप्शन मौजूद है। अच्छा साथ एक ये भी चीज़ होती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कुछ इस तरह के लोगों को, कुछ मेरी फ्रेंड्स ऐसी हैं जो मेल परफ्यूम्स होते हैं उनको लगाना वो पसंद करती है, या कुछ ऐसे भी मेल फ्रेंड्स हैं जो खैर ऐसे कम नहीं है, वैसे ऐसे कम नहीं है, लेकिन खवातीन जो है वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग आई लाइक फीमेल फ्रेग्रेंसेस जो होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो लगाएं तो फिर पता होता है चाहे फीमेल, और बेगम के सामने तो बिल्कुल नहीं जा सकते कि ये किसी खुशबू लगा के आए हो, ये बड़ा मसला होता है। तो इस चीज़ के बारे में बताइएगा कि कोई इस तरह की यूनिसेक्स फ्रेग्रेंसेस भी होती हैं जो दोनों ही यूज़ कर सके, मेल भी एंड फीमेल भी? जी, आजकल ये एक आया ट्रेंड जिसमें ऐसी फ्रेग्रेंसेस बनाई जाती हैं जो कि किसी भी जेंडर की तरफ बहुत ज़्यादा लीन ना करें। तो असल में एसेंशियली अगर ये जो फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस हैं ये हमारे दिमाग में फिट हो गई हैं कि ये फीमेल फ्रेग्रेंसेस हैं, और जो जहाँ पर बात आती है वुडी ओरिएंटल्स की तो ये हमारे जहन में फिट हो गई है कि ये मेल फ्रेग्रेंसेस हैं। लेकिन अगर ओवरली इन जो टाइप्स हैं इनका इस्तेमाल ना किया जाए तो अब बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं जिनको अब दोनों लगा रहे होते हैं, और अब ये ओवरऑल दुनिया से ये इसका कॉन्सेप्ट हटाया जा रहा है कि जो फ्रेग्रेंस है ये जेंडर नहीं होता, जेंडर बेस्ड है। आपको जो फ्रेग्रेंस अच्छी अच्छा लगती है आप लगाएं। कितनी सेंट लगाएं, कितना खुशबू लगाएं कितनी? बाज लोग तो नहा लेते हैं, ऐसे होता है, और कुछ लोग होते हैं जरा कंजूसी इसलिए भी करते हैं, अगर सेंट ज्यादा महंगा हो तो कहते हैं कम लगाएं, लेकिन वैसे कुछ लोगों की आदत भी होती है कि अच्छा थोड़ा बहुत लगा लो, ठीक है। तो आपके ख्याल में उनको जरूरत ज्यादा होती है जो नहा लेते हैं, मे बी बीइंग मैनर्ड, कितना कोई इसका सर्टेन फार्मूला है कि यार इतना सेंट लगाएं काफी है, ये ना हो कि अगले बेचारे को एलर्जी शुरू हो जाए जहां पे आप जा रहे हैं? अच्छा देखें, इसमें सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो आप सेंट लगा रहे हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक EDP है जिसमें यूजुअली 20-30% कॉन्सेंट्रेशन होती है, उसके मेरे ख्याल में अगर आप
8-10 भी स्प्रेस कर लें तो वो इनफ होता है। लेकिन अगर आप EDT है तो थोड़ा सा और बढ़ा दें उसको 20%। अगर तो आप बॉडी मिस्ट लगा रहे हैं यूजुअली या बॉडी स्प्रे लगा रहे हैं तो बॉडी स्प्रे की वैसी कॉन्सेंट्रेशन 5-6% होती है, तो आपको और ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो लेकिन ये कि इंसान को जब 2-3 बार लगाए और उसको रिव्यूज़ मिल जाएं, ये भी बड़ा ज़रूरी है। आई मीन होता है ये फ्रेगरेंसेज में कि आपकी नाक फ़ौरन जो है ना वो हैबिचुएशन मोड में आ जाती है, यानी आपको वो फील नहीं होती। औरों को खुशबू आ रही होगी लेकिन आपको नहीं आ रही होती, तो क्या करते हैं लोग फिर और लगाते हैं, और लगा फिर जब और लगाते हैं तो अब बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि लोगों को तंग करते हैं, एलर्जी क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल वुडी नोट्स जो हैं अब वो सबको पसंद नहीं आते, ठीक है, ऊद बेस्ड नोट्स सबको पसंद नहीं आते। अच्छा, वन क्विक आंसर साहब में जाते जाते क्योंकि टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। जो इंटरनेशनल बड़े ब्रांड्स हैं मैंने देखा है कि वो बेबी परफ्यूम्स भी बनाते हैं, बच्चों के लिए भी दे मेक परफ्यूम्स, खुशबुएं होती हैं। पाकिस्तान में इतना ट्रेंड ये नहीं देखा गया, तो बच्चों के लिए परफ्यूम्स का इस्तेमाल, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपका काम है ये, आप समझते हैं ठीक है होना चाहिए, आप समझते नहीं इतना ज़रूरी नहीं है बेबी परफ्यूम्स का होना? मुझे लगता है कि देखें एसेंशियली ये जो सारी फ्रेगरेंसेस हैं ये एरोमा केमिकल से बनती हैं, और अगर एक छोटा बच्चा है तो हमें उसको दूर ही जितना रखें हम लोग एरोमा केमिकल से उतना बेहतर है, क्योंकि हेल्थ जो है ना वो फर्स्ट आती है और बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है और बहुत ज़्यादा उस वक़्त उनके स्टेक्स बहुत हाई हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमें जो बिजनेसमैन हैं उनको प्रोडक्ट्स बेचने के लिए ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। सही। अच्छा साद, ये बताइएगा कि सेफ्रॉन जो है उसकी लास्टिंग, क्या वो लॉन्ग लास्टिंग होता है या फिर वो इस तरह का होता है कि बार बार आपको लगाना पड़े? इसके बारे में ज़रा बताएं। हाँ, यूजुअली मेरे हिसाब से सेफ्रॉन इतना इन इट्स एसेंस लॉन्ग लास्टिंग इंग्रेडिएंट नहीं है। उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए उसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने पड़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एम्ब्रोक्सेन एक इंग्रेडिएंट है जिसकी एम्बर वो आती स्मेल आती है, तो इसी तरह मस्क यूज़ होते हैं एक किसी भी खुशबू को बैलेंस करने के लिए और उसकी लास्टिंग बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल रोज़ है, अब खाली अगर आप रोज़ का ऑयल लेते हैं तो वो है बहुत महंगा, लेकिन आपके स्किन के ऊपर फ़ौरन से उड़ जाएगा। तो इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड विद एरोमा केमिकल्स विच हैव अ लॉन्गर लास्टिंग इफेक्ट। सही, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इसको अगर कुछ सर्टन इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाया जाएगा सेफ्रॉन को तो वो उसकी लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा हो जाएगा। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ इसका कॉम्बिनेशन जो है ज़्यादा अच्छा भी होगा और लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा? तो जैसा मैंने बताया कि होता ये कि टॉप नोट्स के ऊपर किसी भी खुशबू में यूजुअली सिट्रस को रखा जाता है, जिसमें बर्गामॉट है, ऑरेंज है, लेमन, जिस ग्रेप फ्रूट, ये या यूजुअली टॉप जो आपको शुरू के 5-10 मिनट जो खुशबू आती है वो टॉप नोट्स की आती है। मिडिल में जो वो स्पाइसेस आ जाते हैं और फ्लोरल्स आ जाते हैं, तो जैसे रोज। राइट साथ आई बिलीव आप जब अलग से उठते होंगे तो इतना ज्यादा फॉरेन टेक्निकल नहीं होते होंगे, टुवर्ड्स योर वर्क थोड़ा रिलैक्स करते होंगे फिर काम पे जाते होंगे, लेकिन आज अलग सुबह हमने ज्यादा आपका थोड़ा सा ब्रेन जो है उसको ड्रेन कर दिया, बट वी रियली हैड रियली इन्फॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू वेरी मच। हमारा मकसद पूरा हो गया कि हम इस बारे में बात करें, थोड़ा सा जानें, इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास कि हम अपना ब्रांड बना सकते हैं या कम से कम अच्छा परफ्यूम चॉइस कर सकते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो जनाब वो क्या परवीन का एक और भी तो शेर है ना कि वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। आसपास के फूलों की हिफाजत कीजिए, उनसे खुशबू भी लीजिए और साथ साथ अच्छे परफ्यूम्स भी इस्तेमाल कीजिए। इट विल मेक योर पर्सनैलिटी मोर बेटर, मोर प्लेजेंट। इस नोट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सुबह से आगे में हम डिफरेंट इंटरव्यूज़ और डिफरेंट स्टोरीज़ तो आपके सामने रखते ही हैं, लेकिन समटाइम्स हमारे पास कुछ पैकेजेस भी इस तरह से, रिपोर्ट्स भी इस तरह की होती हैं जो हमें लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बारे में क्या ख्याल है आपका? भाई नेक ख्याल है, और पाकिस्तान में आपको पता है कुछ इतने अच्छे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स मौजूद हैं, हम हाईलाइट नहीं करते उनको ज़्यादा। आज हम एक पेंगुइन की कहानी एक फोटोग्राफर की ज़बानी आपके साथ शेयर करेंगे। सर्द मौसम में गर्म भाप के ऊपर ये गर्म भाप उड़ाता ये परिंदा है, और ये कैसे पानी के ऊपर मॉडलिंग करता है, इसके हवाले से हमने आपको कुछ दिखाना है। वी हैव समथिंग रियली स्पेशल टू शो यू। दिखाएं? दिखा देते हैं, देखें।
कौन किससे कितना तेज शिकार शिकारी से बच पाएगा? पेंगुइन की जजीरे में शिकारी से जान बचाने की कोशिश की तस्वीर ने अहम अवार्ड जितवा दिया। छोटे फैल्कन की बड़ी उड़ान। तितली को निशाना बनाते हुए फैल्कन ने अपनी आंखें तेज कर ली। चौंका देने वाली फोटो ने अहम अवार्ड अपने नाम कर लिया। फिनलैंड के सर्द मौसम में गर्म भाप उड़ाता ये खूबसूरत परिंदा भी किसी से पीछे नहीं। मौसम का लुत्फ उठाते परिंदे की तस्वीर ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। धुंधली सुबह का खूबसूरत आगाज, पानी में तैरते खूबसूरत हंसों की जोड़ी और फोटोग्राफर की महारत ने इस तस्वीर को सिल्वर अवार्ड जितवा दिया। आंखों को भली मालूम होती ये तस्वीर फोटोग्राफी के शौकीन परिंदे की लगती है, जिसमें बर्फ से ढकी दरख्त की शाखों पर खूबसूरत अंदाज अपनाते परिंदा किसी पेंटिंग का शाहकार मालूम होता है। मेक्सिको के पानियों में परिंदे कैसे घूमते फिरते हैं और अपनी खुराक तलाश करते हैं। इस तस्वीर में नीला आसमान भी आंखों को राहत बख्श रहा है। फ्रांस में बनाई गई तस्वीर में कुदरत के रंग नुमाया है। खूबसूरत परिंदे की पौधे पर लैंडिंग का शाहाना अंदाज जजेस कमेटी को भा गया। सुबह का हसीन आगाज, सूरज की रोशनी और चोंच में खुराक संभाले परिंदा अपनी परवाज में मगन, तस्वीर ने देखने वालों को हैरान कर दिया। कैमरे वाले भाई मेरी तस्वीर उतार दो। ये तस्वीर देखकर मॉडलिंग के शौकीन परिंदे का गुमा होता है। ये कोई ऑयल पेंटिंग नहीं बल्कि हकीकी तस्वीर है, जिसमें एक पेंगुइन पानी की लहरों से लड़ता अपनी मंजिल के जानिब रवां दवां है, जो हमें मेहनत का सबक देता है। गोताखोर परिंदे आपने नहीं देखे होंगे तो फिर आज देख ले। इस तस्वीर में बाहर के गर्मी से तंग नहाने के शौकीन परिंदों को फोटोग्राफर ने अमर कर दिया। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, जी नहीं, ये हकीकी फोटो है जिसमें बर्फीले मौसम में 3 परिंदे अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। पूरे चांद की चांदनी और कैमरामैन की कारीगरी दोनों अरूज पर हैं। इस तस्वीर में स्केच दिखाई देता मंजर हकीकत पर मबनी एक परिंदे का है, जो फुल मून की रोशनी में अंधेरे में भी भला मालूम हो रहा है। वाह कमाल, खूबसूरत। सुबह सुबह इस तरह की खूबसूरती जब आंखों के सामने से गुजरेगी तो क्यों आपका दिन अच्छा नहीं गुजरेगा? नेचर के साथ वक्त गुजारिए, गैजेट से निकलिए, बोट से निकलिए, गो टू द नेचर एंड फील इट। हमने थोड़ा सा आपको इसीलिए ये टच दिया है एंड लिटरली आई वाज फीलिंग बीइंग देयर। जिसने भी ये जिन भी फोटोग्राफर्स ने पिक्चर्स खींची हैं, हमारा उनको बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूट है। हम इस क्विक नोट के ऊपर ब्रेक लेते हैं। जब वापस आएंगे टॉप ऑफ द आवर के बाद, हमारा पूरा अगला चंक भी आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है। स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर, साथ रहिए। वेलकम बैक। सुबह से आगे में एक बार फिर आपका खैर मकदम, इस उम्मीद के साथ कि हमारे साथ आप मौजूद हैं और प्रोग्राम का जो सेकंड आवर है ये भी आपके साथ हमारा बहुत इन्फॉर्मेटिव एंटरटेनिंग गुजरने वाला है। एक बार फिर खुशामदीद है। बिल्कुल स्टार्ट के अंदर हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन्फॉर्मेटिव कम इंटरेस्टिंग, और दिखाते हैं आपको वो क्या है। क्या है आयशा? 3 अक्टूबर है आज, और 3 अक्टूबर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जर्मनी के लिए, तो खास तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 34 साल पहले 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी के दोनों हिस्से बाहमी इख्तिलाफात उन्होंने ख़त्म किया और एक मजबूत और मुस्तहकम वफाकी जमहूरियत जर्मनी की सूरत में दुनिया के नक्शे पर उभरे थे। आपको याद होगा खासतौर पर बर्लिन, वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन, इसको एक वॉल के थ्रू जो है डिवाइड कर दिया गया था, और काफ़ी सालों के बाद जाकर उन्होंने अपने झगड़े ख़त्म किए और उस वॉल को गिराया और एक यूनिफाइड जर्मनी हम कह सकते हैं सामने आया। ठीक है, इसी हवाले से हमारी गुफ्तगू हुई है जनाब रोदिगर लॉट्स हैं, जिनसे हमारी जर्मन कौंसल जनरल हैं पाकिस्तान के अंदर, इसके अलावा कौंसल एंड डिप्टी हेड ऑफ मिशन है मिस्टर आंद्रियास वेंगर, उनसे हमारी गुफ्तगू हुई है। एंड आंजा क्लोज जो कौंसल हैं उनसे भी खुसूसी गुफ्तगू हुई है। सो वी हैव अ लिटिल पैकेज अबाउट दिस, आपको दिखाते हैं। Thank you so much for taking time out today for the interview. Let's take a walk together. How's it? So would you like to comment something on the current status of diplomatic relations between Germany and Pakistan? What do you think, where it stands? We have had great relations for the past 75 years. Yesterday's event was really about business relations, how to promote German business. We have
quite a good amount of trade exchange already, close to 4 billion euro. And we always feel there's more that can be done. Mr. Wagner, I'd like to ask you, what are the key areas where you're collaborating with Pakistani companies? Of course, it's first of all textile industry. Textile is a stronghold of Pakistani economy. But what we are observing, of course, is that the Pakistani society is having a lot of very successful business women. And one of our goals is, of course, to support an increase of business women within the trade exchange between Germany and Pakistan. What kind of visa applications do you get from students, from tourists, or from professionals? How many do you deal with on a monthly or maybe on a weekly basis? I would love to know. Now, when it comes to students, the number has been increasing steadily over the last couple of years, and we really welcome that very much. You have about 4,000 Pakistani students in Germany nowadays, and also there's room and there's interest of people to come to study in Germany. I think Germany has many advantages for students. Any bilateral initiatives Germany is aiming at to promote renewable energy in Pakistan? Yes, there are several projects on renewable energies and also on biodiversity. They are partly in the status of getting identified at the moment. Our partner here is the GIZ. It's a company that is owned by the German government. I have to underline that Pakistan has a big IT crowd and a lot of expertise in the IT sector. I have witnessed recently a lot of young, very professional and very creative people working in the IT sector. I am here since about 7 weeks, and it's a very nice experience. It's very different from my previous posting in New York City. The social side, people are very inviting, open, and so people come together all the time. Yeah? You never feel alone. I've been traveling quite a bit in the province. Only last week I was in the Thar Desert, and It's very hot. it is hot, of course. Yes. But I've been to Makli, to Mohenjo-Daro, to Tata, to Ranikot, to Hyderabad. I really came to like Pakistani food very much. I had to get used to the spices or so. Men Urdu nahi bol sakta. And for the moment, I would leave it here. I promise next year when we do the same interview, we shall do it in Urdu. Wonderful. Yeah. I'm so looking forward to it. Thank you so much. Thank you so much for coming. Germany's reunification day is coming up in about a week's time. Now, are you going to tell me what is it about? Unification became reality with an enormous speed. We must not forget, there was a revolution going on in East Germany. No violence whatsoever. It was a violentless revolution, and it was a system change, a peaceful system change, and the new states of Germany joined the Federal Republic of Germany. So in a way, it was not only unification, it was a joining day. Now, how do we celebrate the 3rd of October? First of all, it is a political day. It's a historically burdened day. A lot of people forgetting that, even in Germany, that unification was a result of the cruel events of World War II. And now that we are having a war in Europe, again through the Russian aggression, we have to be conscious of our history. Now, how are we going to celebrate this? Last year, we introduced some German cities. We were making walkways so you could walk through German cities. We introduced environmental issues. Worldwide, we are celebrating German unification with the introduction of technology, which is up to state. And this year, we will be looking
most probably the last word has not been said yet, into artificial intelligence, robotics, something which is as well very vital for Pakistan, not in order to keep the strong IT sector in Pakistan on its heels with regard to modern technology. As well, we are paving the way by easing visa applications for business people. We are cooperating very closely with the Women's Chamber of Commerce and Industry in Karangi. In that matter, now we have introduced as part of the application process that all business travelers have to present their tax registration. Non-filers will not be considered. I think that is very important. But as well, we are giving the task to the Pakistani business people. Go to Germany, create networks, create personal relations, and try to attract the German business to Pakistan. Wow, I hope you enjoyed this color as well, पाकिस्तान और जर्मनी की दोस्ती का और बड़े अच्छे बायलैटरल ताल्लुकात जो 50s के अंदर पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान बने। there's a time जो हमें इकोनॉमिकली थोड़ा सपोर्ट भी करते थे हम जर्मनी को। एक ऐसा वक्त भी रहा है पाकिस्तान की तारीख में। अब कैसा वक्त आ गया? बस बुरा वक्त आया हुआ है, अल्लाह करे गुजर जाए जल्द, लेकिन अच्छा था। आई होप इट वाज अ गुड कलर। आई मीन टॉकिंग टू द पीपल जो पाकिस्तान के अंदर हैं, बड़ा अच्छा लगा हमें। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा और हम इसको ऐसे करते रहें, जारी रखें। बिल्कुल ऐसे। और इस तरह की चीज़ें जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे एक चीज़ का एहसास होता है कि जितने भी एम्बेसडर्स दुनिया भर से यहाँ पर आते हैं, इस्लामाबाद आकर उनका वापस जाने का दिल नहीं करता है। They feel great। जो इससे पहले एम्बेसडर थे वो तो हमें सड़कों पे साइकिल चलाते नजर आते थे और वैसे ये कराची में मौजूद थे, बट ओवरऑल जो भी जितने भी डिप्लोमेट्स आते हैं दे गॉट अ वेरी गुड इंप्रेशन अबाउट पाकिस्तान। भाई हॉस्पिटैलिटी में तो बहुत है ना पाकिस्तान हम कहेंगे हॉस्पिटैलिटी के भाई दुनिया में मुकाबला कोई करके दिखाए हमारा। इस चीज के ऊपर हम प्राइड ले सकते हैं कि डेफिनेटली हम अपने दिल खोलकर सामने रख देते हैं। बहरहाल हमें आगे बढ़ना है और कुछ ऐसी चीजें भी आपको बतानी है जिसमें हमें खुशी होती है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि अगर हम ओवरऑल इस रीजन को खासतौर पर सब कॉन्टिनेंट को देखें, खासतौर पर अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वो कहां से कहां पहुंचता जा रहा है, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर भी काम हो रहा है। हम अपने रास्ते में हम भी पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान की खलाई तहकीक के शोबे में एक नया और शानदार इकदाम जो है वो हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में पहले खलाई एप्लीकेशन और रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। ये सेंटर न सिर्फ मौसमियाती तब्दीली, ग्लेशियर्स के पिघलाव और लैंड स्लाइडिंग की निगरानी करेगा, बल्कि माहौलियाती, समाजी और मुआशी चैलेंजेस से निपटने में भी अहम किरदार अदा करने बिल्कुल वाला है। और इससे न सिर्फ जो इलाकाई तरक्की है वो इलाके को मिलेगी, बल्कि दीगर जो क्लाइमेटिक मैटर्स हैं उसके ऊपर, फिर कुदरती आफात हैं उसकी निगरानी कैसे हो सकती है। पाकिस्तान की पोजीशन भी इस पे काफ़ी ज़्यादा मजबूत और वाज़े होगी, चूँकि हमें इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जो कि डायरेक्टर हैं स्पार्को के, पाकिस्तान का प्राइम इंस्टीट्यूशन है जो कि स्पेस रिसर्च के हवाले से काम करता है। उनसे हम बात करते हैं कि वो इस इक़दाम के हवाले से हमें क्या बता पाएंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आप ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच प्रोड्यूसर अशर साहब, इमरान साहब, आयशा, आप लोगों ने मुझे मौका फराहम किया पाकिस्तान के एक बहुत मकबूल सुबह से आगे प्रोग्राम में शिरकत। आप प्लेयर सर, आप प्लेयर, और हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि वी शुड हैव सच स्टोरीज जिस पे हम आप जैसी शख्सियात से बात करें। यूजुअल पॉलिटिक्स एंड ऑल वो तो चलता रहता है, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आजकल की दुनिया में, बिकॉज रिसर्च की बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस सेंटर के हवाले से एक तो हमें इसके स्पेक्स बताइए, इसके क़याम की ज़रूरत क्यों पेश आई है, हाउ वुड इट वर्क, और ये कितना हेल्पफुल होगा पाकिस्तान के फ्यूचर को लेकर। जी थैंक यू सो मच इमरान साहब। एक्चुअली हम सब जानते हैं कि जो गिलगित बल्तिस्तान है ये जोग्राफियाई लिहाज से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस पूरे खित्ते का एक बहुत ही अहम इलाका है, जिसमें न सिर्फ दुनिया के 3 पहाड़ी सिलसिलों में से 3 पहाड़ी सिलसिले यहाँ मौजूद हैं। यहाँ दुनिया के आर्कटिक के बाद जो सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं। ज़राअत के लिहाज से ये इलाका जो है वो पूरे पाकिस्तान और इलाके के लिए स्पेशली ये फ्रूट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मादनियात से मालामाल एक खिता है, यहाँ बहुत ज़्यादा झीलें मौजूद हैं और दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन सतह मुर्तफा ब्योसाई जो कि नेचुरल डाइवर्सिटी के लिहाज से एक बहुत अहम इलाका है वो भी यहाँ मौजूद है। तो इस लिहाज से इस सारे कुदरती अवामल की मैनेजमेंट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसकी निगरानी है, क्योंकि ये खिता अपनी जोग्राफियाई लिहाज से और अपने जो यहाँ के सतही अवामल हैं उनके लिहाज से एक ऐसा खिता है जहाँ रसाई एक बहुत बड़ा मसला है।
रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और उस लिहाज से। तो इस लिहाज से जरूरत थी कि यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी को लाया जाए जो दूर अफ्तादा इलाकों में जमीनी तब्दीलियां जो हो रही हैं उनकी निगरानी कर सके। तो उस हवाले से ये स्पेस एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर कायम किया गया है। हम ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनको रिमोट सेंसिंग जीएस स्पोर्ट सर्विसेज फराहम करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ ये एक रीजनल हब भी होगा स्पार्को का, जो बहुत सारी खलाई तहकीक में जो काम हो रहे हैं उसका एक रीजनल सेंटर के तौर पर भी ये सेंटर जो है वो काम। हम इस जीबी रीजन के लिए एक आई के तौर पर काम करेंगे, जिसमें हम ना सिर्फ अपने नेशनल सैटेलाइट्स के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ की जो मुख्तलिफ अवामल हैं। डॉक्टर साहब, ये रिसर्च सेंटर जो है इसमें ये कहा गया कि ग्लेशियर्स के पिघलाव, कुदरती आफात और लैंड स्लाइडिंग स्पेशली खास तौर पर ये बड़ा मसला है। अगर हम अपने नॉर्दर्न एरियाज की बात करें, ये उनके बारे में भी पेश की इत्तला देगा? जी बिल्कुल, हम चूंकि अपने नेशनल सैटेलाइट्स के जरिए इसकी 24 घंटे निगरानी करेंगे और इसके साथ साथ हम डिफरेंट स्पेस एक्सपीडिशंस के जरिए हमारी जो टीम्स हैं, हमारे इस मरकज को बहुत ही जदीद आलात से मुज़य्यन किया गया है। उन आलात के जरिए हम मुख्तलिफ जगह पे जाकर एक्सपीडिशंस करेंगे और ग्लेशियर्स की जो तब्दीलियां आ रही हैं उसको हम यकीनन उसको भी मॉनिटर करेंगे। ठीक है, तो हम अपने इस रिसर्च सेंटर को क्या बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक समझें? कैन वी कंपेयर इट विद ऑल द इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर्स जो इस तरह के हैं? Definitely, it's a state-of-the-art center that is equipped with very modern gadgets. We have the satellite data facilities here. We have 5 state-of-the-art labs. Another addition is a very state-of-the-art Earth observation, space observatory. This observatory is equipped with a very modern telescope, which will be observing the changes occurring in space, the space objects, and will be monitoring all the satellites in the region as well. आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि स्पेस में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 2 के डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद मिलती नहीं है ऐसे बच्चों के पढ़ने की। जो बच्चे स्पेस पढ़ना चाहते हैं, स्पेस साइंस के ऊपर काम करना चाहते हैं, उनके लिए डॉक्टर साहब एनी स्पेसिफिक मैसेज, एनी एडवाइस? जो बच्चे चांद पर जाना चाहते हैं, जो बच्चे चांद पर जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, स्पेस इज द फ्यूचर फ्रंट। हम ओपन हैं, हमारा सेंटर जो है वो बहुत सारे ऐसे गैजेट से मुज़य्यन है। जिस तरह मैंने स्पेस ऑब्जर्वेटरी की बात की, हम गिलगित बल्तिस्तान की जो यूथ है उसको इनवाइट करेंगे और उनको दिखाएंगे पाकिस्तान जो खलाई तहकीक में काम कर रहे हैं, वो उनको हम डेफिनेटली स्पेस के लिए इंस्पायर करेंगे कि वो इस फील्ड में आगे आएं और इस तहकीक में हिस्सा लें। हम यूनिवर्सिटीज के साथ, कॉलेजेस के साथ, स्टूडेंट्स के साथ बाकायदा एक तसलसल के साथ राब्ते में रहेंगे, उनको बुलाएंगे यहाँ पर और अपनी फैसिलिटीज जो हैं उनको दिखाएंगे कि यहाँ क्या काम हो रहा है और उनको किन किन फील्ड्स में जाना चाहिए, कौन सी फ्यूचर फील्ड्स हैं। डेफिनेटली हम उनको इस चीज के लिए इंस्पायर करेंगे। तो इस लिहाज से ये गिलगित बल्तिस्तान की जो यूथ है उसके लिए एक बहुत बड़ा बेस्ट विशेष ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के यूथ के लिए हम कहेंगे, गिलगित बल्तिस्तान के लोग, और हमें भी जो मौका मिला हम भी जाएंगे। डॉक्टर साहब, हमारा विजिट भी ड्यू है। जब आप चांद पर जाएंगे तो आप जरूर बताइएगा, फिर हमने साथ जाना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और खलाई तहकीक में पाकिस्तान जो वो उसमें कौन कौन सी नई जिद्दत आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके बारे में हमें आगाह कर रहे थे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमें टाइम देने के लिए। तो इमरान, बड़ा अच्छा लगता है इस तरह की खबरें जब सामने आती है कि पाकिस्तान के अंदर भी फाइनली जो है इस सिलसिले में काम हो रहा है, और स्पेशली यूथ के लिए, क्योंकि जब तक ऑप्शंस मौजूद नहीं होंगे डिफरेंट अपने करियर को चूज करने के लिए, तब तक पता कैसे चलेगा। तो इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो अच्छा लगता है। हम एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन कीजिए। सबसे आगे में एक बार फिर खुश आमदी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और अब क्योंकि हम कलर्स चेंज करते रहते हैं ना शो के बीच में, अब एक इतना अच्छा कलर ऐड करते हैं क्योंकि इसमें पहाड़ों का जिक्र है एंड बहुत सारे पहाड़ों के बारे में लिखने वाले लोग कहते हैं कि माउंटेन्स टॉक टू यू। अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं, अगर आप की उनसे दोस्ती हो जाती है। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी पहाड़ों से न सिर्फ दोस्ती है बल्कि पक्का याराना लगा लिया इन्होंने, आती जाती रहती हैं पहाड़ों के ऊपर। इससे पहले कि इनका तारुफ कराएं, थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता दें। बेसिकली माउंटेनियर नहीं है, बेसिकली ये वर्किंग प्रोफेशनल है। क्या करती हैं वो तो इन्हीं से पूछ लेंगे। नाम है इनका निदा अली। वादी नीलम की एक 16,000 फीट बुलंद चोटी है, लाल बुत्ती उसको कहा जाता है।
उसको सर किया और ये पहली खातून है और हमने इससे पहले वैसे सुना नहीं था। एक तो ये मुख्तलिफ है बड़ा, उसके अलावा पाकिस्तान की कई और दीगर चोटियाँ सर करने का इरादा रखती हैं, K2 बेस कैंप तक जा चुकी हैं और प्रोफेशनल लाइफ के साथ ये वाला शौक कहाँ से पैदा हो गया इनमें और यहाँ तक कैसे पहुँच गई, ये वो सब बातें जो हमने इनके साथ पूछ लेते हैं ना। हमारे साथ मौजूद है निदा। सबसे पहले तो ये बताइएगा वाई माउंटेनियरिंग और अचानक से मतलब मुझे समझ नहीं आती है कैसे पता चलता है इमरान, आई डोंट नो कैसे पता चलता है कि आपने क्या करना है, आपने माउंटेनियरिंग को क्यों चुना? बचपन से ही चैलेंजेस लेने का बहुत शौक था और बहुत एक्टिव चाइल्ड थी मैं, और मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट भी किया और बहुत ज़्यादा इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट दिया कि अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करो। और साथ साथ मैं ये बताती चलूँ कि आई एम एन HR प्रोफेशनल, आई हैव डन माई MBA एंड MS इन HR, लेकिन आई बिलीव कि फ़िटनेस, हेल्थ और ये सब चीज़ें सबसे पहले हैं। आपके कोई भी प्रोफेशन हो लाइफ में वो सब कुछ साथ साथ है, लेकिन फ़िटनेस फर्स्ट। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हम फिट हैं तो पाकिस्तान। आपको पता कैसे चला कि ये आपका शौक है कि आपको कोह पैमाई करनी है, आपको पहाड़ों में ही जाना है? एवरी टाइम एवरी डे गोइंग आउट एंड F9 पार्क में मैं रेगुलर रनिंग पे जाती थी, वॉक्स पे जाती थी, फिर मुझे इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। फिर मैंने जब अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया कि ये जो एनर्जीज़ हैं मुझे इन पे काम करना है, और फिर एवरी डे आई वाज पुशिंग माई सेल्फ एंड टेकिंग चैलेंजेस, और ये सब करते 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 मुझे पता ही नहीं चला, बस मैं पहाड़ों पे आगे से आगे जाती गई और आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू डू समथिंग बिग फॉर पाकिस्तान। अच्छा, मुझे पहले ये लगा कि शायद ये आपका पहला तजर्बा है, अगर पहला था तो भी बहुत ज़बरदस्त था, ये आप हमें बताइए। और वाई दिस स्पेसिफिक माउंटेन, इसके पीछे भी कोई लॉजिक है, कोई साइंस है कि आपने इसको चुना? इट वॉज़ नॉट द फर्स्ट एक्सपीडिशन। मैं K2 बेस कैम्प भी जा चुकी हूँ, नागा पर्वत बेस कैम्प भी, और डिफरेंट माउंटेन्स मैंने एक्सप्लोर किए हैं। इसको करने का जो आइडिया था वो ये था कि कश्मीर वाली साइड पर पीपल आर नॉट लुकिंग एट कश्मीर साइड बिकॉज ऑफ द LOC। तो मुझे ये लोगों ने बताया कि अभी तक ये किसी इवन फॉरेनर ने भी नहीं की, बिकॉज एक वहाँ पर जो है फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड टू समिट माउंटेन्स। तो मुझे इस चीज़ में बड़ी अट्रैक्शन हुई कि वाई नॉट टू डू समथिंग डिफरेंट, और उन माउंटेन्स की तरफ भी लोगों को बताया जाए कि कश्मीर में भी इतने ज़बरदस्त पहाड़ हैं हमारे जहाँ पर जाया जा सकता है। आई माई सेल्फ वेंट टू स्कर्दू, हुंजा, गिलगित, लेकिन कश्मीर को भी मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ पे भी कुछ ऐसा करूँ जो लोगों को, दुनिया को नज़र आए कि कश्मीर भी बहुत खूबसूरत है, वहाँ पे भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि पेशे के एतबार से यू आर एन HR स्पेशलिस्ट। यूजुअली लोग हमें HR वाले बेचारे अंडर वर्क लगते हैं, बड़े अंडर स्ट्रेस्ड होते हैं, बड़ा काम होता है ऑब्वियसली टू मैनेज। हम जैसे लोगों को मैनेज करना होता है, इट्स वेरी टफ जॉब इटसेल्फ, लेकिन एट द सेम टाइम माउंटेनियरिंग, और ये बहुत अच्छा है, फिर बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। बट समहाउ अगर दोनों में से एक ही करना पड़ जाए कि अब ये नहीं करना सिर्फ ये करना है, तो आपकी चॉइस क्या होगी अगर मैं आपसे पूछूं? आई थिंक माउंटेनियरिंग फर्स्ट है और अच्छा। फिर आपका प्रोफेशन आता है, लेकिन इतना मज़े का कॉम्बिनेशन है कि जब आप दिन भर के प्रेशर से निकल कर एक खुली फ़िज़ा में जाते हैं और अपने आप को भी पहचानते हैं, और दिन भर की जो चैलेंजेस थे, प्रेशर्स थे, ऑफिशियल प्रेशर्स थे और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट थी, वो सारा कुछ जब आप जाके पहाड़ में फ्रेश होके अगले दिन जब आप ऑफिस जाते हैं, आपका एक नया ही रूप होता है, एक नया ही अंदाज़ होता है काम को करने का, और आपकी जो एनर्जीज़ होती हैं वो इतनी डिफरेंट होती हैं कि यू स्टैंड आउट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। और वो जो पॉजिटिविटी और वो जो पॉजिटिव वाइब्स आप क्रिएट करते हो वो एक नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। तो मैं हमेशा लोगों को एडवाइस करती हूँ, बिकॉज मेरी तो ये रूटीन होती थी कि मैं आई यूज़ टू वेक अप अर्ली एंड देन आई गो फॉर माई रन्स एंड कम बैक होम, हैव शावर एंड ब्रेकफास्ट, एंड आई लाइक स्टार्ट माई डे लाइक दिस। तो वो जब आप ऑफिस में पहुँचते तो इतने ज़्यादा लोगों को जो स्ट्रेस होता तो लोग नींद में उठ के जो आ रहे होते थे, तो उनके सामने ना आप बॉस के आगे कि भाई ये क्या है, ये एनर्जीज कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी अपना दिन का आगाज़ इतना पॉजिटिव करते थे कि आपकी जो ऑफिस में काम करने का भी सही, इसके अंदर तैयारी जो है वो भी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। फिजिकल ट्रेनिंग तो हमें पता है, आपको पहले क्लाइमेटाइज भी होना पड़ता है अगर आप कोई इस तरह से एक्सपीडिशन करने जा रहे हैं, तो मेंटली स्ट्रांग होना इसके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है? आपका जो बेसिक जो फोकस है वो मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि सारी माइंड गेम है। आपकी बॉडी आपको थकाती है, आपकी बॉडी आपको कहती है कि बस, लेकिन योर ब्रेन शुड बी स्ट्रांग इनफ टू गो अहेड कि मैंने मतलब अगर आपने 100 मीटर किया है, 200, आप मोस्टली देखें कि जो लोग चैलेंजेस लेते हैं वो कौन होते हैं, वो 1 किलोमीटर करके घर नहीं जाते, वो कहते हैं आज मैं 2 करता हूँ, आज 3 करता हूँ। जिस दिन आप ज़्यादा टायर्ड होते हो उस दिन आप मज़ीद अपने आप को जितना पुश करोगे, आई थिंक कि आपको
मज़ा भी आएगा और आपको अपनी पोटेंशियल भी पता चलेगी कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। और आई थिंक आप चैलेंजेस लेने चाहिए। आई एग्री। और आप इतनी अच्छी एग्जांपल हैं इसको लेकर, और खास तौर पे यंगस्टर्स के लिए भाई आप फिटनेस पे भी तवज्जो दें, आप बाकी काम भी करें और माउंटेनियरिंग भी करें। अच्छा, जैसे कि मैंने बिल्कुल शुरू में कहा ना कि आप पहाड़ों से कनेक्ट करते हैं, और मुझे ऐसे लगता है अक्सर लोग लिखते हैं कि माउंटेन्स कॉलिंग, वो आपको बुला रही हैं दोबारा, एंड पीपल गो। एडिक्शन है, एक नशा है पहाड़ों के अंदर जाना और नेचर को एक्सप्लोर करना। सो माय क्वेश्चन हियर वुड बी, जब आप जाते हैं वहाँ पे, हाउ डू यू कनेक्ट विद द माउंटेन्स? क्या फील होती है, क्या एहसास होता है दैट टेक्स यू देयर अगेन एंड अगेन? टॉप पे पहुंचने के बाद तो यही फीलिंग होती है, बस अल्लाह ही याद आ रहा होता है, और आपका जो कनेक्शन है खुदा के साथ, अल्लाह के साथ, गॉड के साथ, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपको किसी फीयरलेस हो जाते हैं आप, और यू आर सो फुलफिल्ड इन योर ओन सेल्फ। वो जो फुलफिलमेंट और होल हार्टेडली वो जो आप सब कुछ करके पहुँचते हो, तो आई थिंक यू फील द मोस्ट सेटिस्फाइड पर्सन ऑन द प्लैनेट अर्थ। और दूसरा मैं प्रोफेशनल्स के लिए यही कहूँगी कि आप, जैसे लोग मुझे कहते हैं यार वी डोंट हैव टाइम, टाइम मैनेजमेंट इज़ द आर्ट, और जिसने वो सीख लिया, आई थिंक वो जो वो करना चाहता है वो अपना टाइम मैनेज करेगा और करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पे प्रोफेशनल्स को, क्योंकि जब हम ऑफिस में जाते हैं तो हमने एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, तो अपने प्रेशर्स को मैनेज करना होता है, क्योंकि हम ऑब्वियसली आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, एंड पैसा भी कमाना है, ठीक है, हेल्थ को भी देखना है, सब कुछ साथ साथ लेके चलना है। ये जो बैलेंस है ना लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी तो इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि काम भी करें, चाहे 20 मिनट्स दे दें। आई माई सेल्फ इज़ अ फिटनेस ट्रेनर, आई ऑलवेज आस्क पीपल, मैं योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ, फिटनेस ट्रेनिंग भी देती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो मैं कहती हूँ डोंट टेल मी वी डोंट हैव टाइम। आई टेल टू माई CEO, माई एक्स कंपनी CEO, दैट यू हैव योर ऑफिस, यू कैन पुट मैट, you can meditate for some time, like why not sir, you are like, आपके पास एक ऑफिस है, आप उधर ही 5-10 मिनट अगर मेडिटेट लें तो यू फील फ्रेश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा मैसेज यही है लोगों को कि फिटनेस फर्स्ट, हेल्थ फर्स्ट, और डॉक्टर्स के पास जाने से अच्छा है कि आप योगा इंस्ट्रक्टर्स के साथ और अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम गुजारें। अच्छा निदा, आगे का क्या प्लान है, अगले टारगेट्स क्या हैं आपके? आगे का इंशाल्लाह I won't disclose right now, but I'm looking forward for international expeditions. अच्छा, वाह। And I want to make speed records. Few things in my bucket list. So I will look forward, and inshallah whatever will happen लोगों के सामने भी आएगा और मीडिया के सामने। Such a positive vibe. Thank you very much for being with us. बहुत शुक्रिया आप आई, और आपने न सिर्फ अपने फेलो माउंटेनियर्स को तो मैसेज इन्होंने दिए है, उनको तो वैसे ही उनके अंदर एक एनर्जी होती है, लेकिन खास तौर पे वो लोग जो दफ्तरों के अंदर रहते हैं, हमने देखा है आप बहुत जल्दी आपको ब्लड प्रेशर का भी मसला शुरू हो जाता है। हम इस पे भी आने वाले हैं अभी। अच्छा, हमें भी इंस्पायर किया है, हमें बहुत इंस्पायर किया है, मतलब इतनी अच्छा इन्होंने इसको समअप किया। और वी होप कि जब भी साथ जाएं तो कहीं ना कहीं हम भी इनसे इंस्पिरेशन लें और हम भी पहुंच जाएं वहाँ पे भाई। बहुत ही ज़बरदस्त। वंस अगेन थैंकिंग निदा। अब चूंकि ब्लड प्रेशर की हमने बात की है, तो वी हैव डेवलप्ड समथिंग रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर। आयशा, बिल्कुल, खामोश कातिल इसको कहा जाता है ब्लड प्रेशर, एंड आई नो बुलंद फिशारे खून। बुलंद फिशारे खून, क्या उर्दू बोली आप? हाँ, इसको कहा जाता है। अच्छा, बहुत से लोगों को पता नहीं होता ये बुलंद फिशारे खून, इसलिए अच्छा, मुझे याद है हमारे पेपर के अंदर ही आया था और मुझे उस टाइम पे नहीं पता था, लेकिन उसके बाद जब टीचर ने बताया तो आज तक मुझे याद है। बहरहाल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे भी जानने वाले हैं जिनकी डेथ, he was fine, but हमारी फैमिली के अंदर हर दूसरा तीसरा शख्स इसका शिकार है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसको टैकल किस तरह से करना है, इसका इलाज किस तरह से करना है? पाकिस्तान ने अपना AI चैट बॉट जो है वो लॉन्च कर दिया है। ये चैट बॉट मरीजों और डॉक्टर्स की यकसा मदद कर सकेगा। इसका नाम हार्टलाइन रखा गया है, जिसका ऐलान पीर को पाकिस्तान हाई ब्लड प्रेशर लीग की 27वीं सालाना इजलास में किया गया। पाकिस्तान में तकरीबन 32.5 मिलियन अफराद ऐसे हैं जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनमें से सिर्फ 11% अफराद को इस बीमारी को मौसर तरीके से संभाल पाने का उनके पास जो है ये एबिलिटी है। हाई ब्लड प्रेशर दिल के अमराज, फालिज और दीगर संगीन मसाइल का सबब भी बनता है, और अमवात की इमरान एक बहुत बड़ी वजह है उन लोगों में। इतना बड़ा नंबर है ये, इस से कैसे हम हेल्प ले सकते हैं, इस मसले से मौसर तौर पर निपटने में इस बोर्ड से मदद मिलेगी। हमारे साथ इस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के प्रोफेसर डॉक्टर फवाद तारिक मौजूद हैं। हम उनसे रहनुमाई लेते हैं तो हाउ दिस बोर्ड वुड वर्क एंड पाकिस्तान ओवरऑल स्टैंड है सारी सूरत हाल पे। तो हम डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। आयशा, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मदू करने का मैं नाम की तस्दीक कर दूं, मेरा नाम फवाद फारूक है। फवाद जी, पार्डन सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इसके बारे में जानना चाहेंगे, ये जो चैटबॉट है ये रिवायती इलाज का जो तरीका है इससे मुतबादिल कैसे हो सकता है?
जी, चैटबॉट ना हमें लोगों की आगे के लिए इसको और आसान इस्तेमाल से इस तरह कहना चाहिए कि ऐसा व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप अपने सवालात भेज सकते हैं और वो जवाब देगा आपको आपके सवाल के हिसाब से। अच्छा, ब्लड प्रेशर मर्ज ऐसा कॉमन है कि हर आदमी इसके बारे में कुछ ना कुछ तो जानता है, लेकिन स्पेसिफिक नोयत की मालूमात, मसलन कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, कितना बढ़ जाए तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अगर वो दवा ले रहा है कोई साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए, यानी चूंकि चीज बहुत कॉमन है तो कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव टूल उसके हाथ होनी चाहिए जिसमें वो जस्ट एड ऑन करे, एक मैसेज डाले और उसको जवाब मिल जाए कि भाई उसको आगे क्या करना चाहिए। उस लिहाज से ये बड़ी फायदेमंद चीज होगी एक आम आदमी के लिए, तशखीस से लेके इलाज, पेचीदगियां, ब्लड प्रेशर के हवाले से मालूमात के लिए। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ बस ये कि हमारी जो मिड और ओल्डर जनरेशन है इसकी थोड़ी सी अभी डिजिटल ओरिएंटेशन कम है, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारी जो यंग और मिडिल एज लोग हैं अब वो काफी हद तक इस तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं और एंड्रॉयड फोन्स और इससे मदद लेके मुख्तलिफ चीजें, मसलन खाने पीने की चीजें आप देखते हैं, बाकी चीजें जहां हम दूसरी चीजों में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों ना इसको सेहत के लिए इस्तेमाल करें। ये बताइएगा कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको अपनी हिस्ट्री भी बताते हैं। क्या इस चैटबॉट के अंदर पहले आपको हिस्ट्री बतानी पड़ेगी? किसी भी मरीज को अगर मुझे यूज करना है तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम्स रही हैं पास्ट में, तो इसका इलाज मुझे बताएं आप। जी डॉक्टर साहब, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर साहब, वी आर ऑन एयर। अगर आपने हमारा पॉइंट सुन लिया तो आप प्लीज बोलिए ताकि मैसेज पहुंच जाए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर फवाद। जी, मैं अब बोल देता हूँ। देखिए, हिस्ट्री ना, देखिए कुछ बुनियादी मालूमात होती हैं इस हवाले से कि भाई आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या नहीं हैं, आपकी उम्र कितनी है, आपको कोई और दूसरे अमराज है या नहीं है। एक बुनियादी चेकलिस्ट तो आपको बतानी पड़ेगी, और ये चैटबॉट कोई आपको स्पेसिफिक एडवाइजेस नहीं दे रहा है। ये उन चीजों को कंसिडर करते हुए जो बुनियादी मालूमात आपको अपने मर्ज के हवाले से चाहिए, ये कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको इलाज कराना शुरू कर देगा। ठीक है, ये सिर्फ वो बुनियादी मालूमात देगा कि आपको अगला स्टेप क्या होना चाहिए, और उस हवाले से जाहिर सी बात है आपको बुनियादी तौर पे अपने डॉक्टर से ही राब्ता करना होगा। लेकिन इस किस्म के स्टेप पे क्या आगे रास्ता इख्तियार करना है, इसमें आपके लिए मददगार होता है। हमारे यहाँ अक्सर लोग अपने तौर पे ये फैसले कर रहे होते हैं कि ये चीजें हो रही हैं, और अलामतें अगर कोई स्पेसिफिक साथ है तो ये भी आगाही देगा कि अब आपको फौरी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी मैं जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान में अगर हम खास तौर पर हाई ब्लड प्रेशर की बात करें, जैसे कि हम अपने इंट्रो में भी इसके बारे में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद ऐसी है उन लोगों की जिनको हाई ब्लड प्रेशर है और अमवात भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। स्टैट्स क्या कहते हैं, पाकिस्तान में कितने ऐसे मरीज़ हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, और हुकूमती सतह पर क्या किया जा रहा है उसके लिए? अच्छा, हमारे पास एग्जैक्टली कोई डेटा तो नहीं है, लेकिन रफली 40 साल से ज्यादा की उम्र के जो लोग अगर देखे जाए, जो मुख्तलिफ तहकीक हुई हैं, उनके हवाले से तकरीबन 40 से 50% लोग इस मर्ज में मुब्तला हैं। अब देखिए, बुनियादी चीज तो ये है कि आगाही पैदा करना कि इस मर्ज की तशखीस कराई जाए, तशखीस के बाद प्रॉपर दवा ली जाए, दवा के बाद इसका प्रॉपर कंट्रोल अचीव किया जाए, तब इसका वो मैक्सिमम बेनिफिट होगा। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की सतह पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्राइमरी केयर के हमारे सेक्टर बहुत स्ट्रांग नहीं है। हम ज्यादातर तवज्जो दे रहे हैं बड़े बड़े अस्पतालों पर, इन चीजों पर, जो एक्चुअली मरीज पैदा प्राइमरी सतह पे इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट की वजह से होते हैं। तो इंतहाई कम खर्चे में अगर प्राइमरी केयर नेटवर्क की घर के करीब एक डिस्पेंसरी या ऐसी कोई भी डॉक्टर मौजूद हो जो बुनियादी मालूमात दे के दवा का ख्याल रखे, ठीक है, मरीज को आगाही डॉक्टर साहब, क्विकली इस चैट बोर्ड तक आम आदमी की रसाई कैसे मुमकिन है? आम आदमी इससे फायदा कैसे उठाएगा? हाउ टू एक्सेस टू दिस नंबर है, बस मेरा ख्याल है आप उनको शेयर कर सकते हैं। वो नंबर एक व्हाट्सएप नंबर है जिस पे वो जस्ट मैसेजेस शुरू कर दें, अपने आप पास सेव करें व्हाट्सएप नंबर वो कर दीजिए, और उस पे वो मैसेजेस करके अपने सवाल जवाब शुरू कर दें उस पे चैट बोर्ड पे। अच्छा, तो इंतहाई आसान है सर। वो नंबर हम फ्लैश भी कर देंगे, आप बता भी दीजिए एक मरतबा, आप वो नंबर एक दफा बता भी दीजिए।
अच्छा, मुझे इस वक्त ज़बानी एग्जैक्टली नंबर, आजकल नंबर याद करने का चलें, we'll get it from you. Our team will get it and we'll keep it on our social media. Exactly. हम अपने सोशल पे जरूर इसको पोस्ट कर देंगे. Go on our social. अगर आप जानना चाहते हैं वो नंबर कौन सा है, हमारा पेज आप फॉलो कर लें तो हम वहाँ पे जरूर कोशिश करेंगे लिख दें ताकि आपको वो मिल जाए और आप इस चैट बोर्ड से फायदा उठा लें. इंप्रेसिव डॉक्टर साहब, डॉक्टर फवाद, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने ये सेशन हमारे साथ आपने हमारा साथ दिया. उम्मीद करते हैं कि इसका ज़रूर फ़ायदा होगा ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को. एक लाइफस्टाइल है, इसमें तब्दीली करें, अच्छा सोएं, अच्छा खाएं, वॉक करें तो मुझे लगता है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ही रहता है. और कोशिश करें ज़रा बुरी खबरें कम देखें, सबसे आगे देखा करें, इसमें अच्छी खबरें होती हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो बड़े ज़रूरी हैं. कहते हैं ना कि दवाई जो है उससे पहले आप एहतियात कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है. एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ दीगर हम टॉपिक्स भी हैं, कंसर्निंग टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर बात करेंगे. स्टे विद अस. Once again, welcome back. अब हमें एक निहायत अहम मौजू पर बात करनी है और ये इंतहाई अहम इसलिए है क्योंकि इसके साथ कराची के लाखों शहरी जो हैं वो जुड़े हुए हैं, उनकी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं और वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं. और मुल्क के सबसे बड़े शहर की सड़कों पर रोज़ाना बेशुमार गाड़ियाँ चलती हैं, बहुत बड़ी तादाद में ट्रैफिक हादसात होते हैं और ये हादसात न सिर्फ कीमती जानों की ज़िया का बाइस बनते हैं बल्कि इसके नतीजे में कई लोग माजूरी का शिकार भी हो जाते हैं, जो कि इटसेल्फ बहुत बड़ी एक ऐसी चीज़ है कि बंदा सारी ज़िंदगी अगर माजूर हो जाए तो उसके बाद तो फिर वो बैठा रह जाएगा. वी आर सो ग्लैड कि हम इस पे बात करें. एट द सेम टाइम अफसोसनाक भी है जो कि ये अमर ऐसा है, लेकिन हम इस पे बात करते रहेंगे. वी टेल यू, हम इस पे रुकेंगे नहीं, हम हादसात पे आपकी तवज्जो दिलाते रहेंगे. अगर आप एक आम शहरी हैं तब भी, अगर कोई अथॉरिटी हैं आप तब भी, इस पे हम बात करते रहेंगे. अब आज हम एक रिसर्च पे इनफैक्ट उसका फॉलो अप लेते हैं. इसमें कई अहम इंकशाफात किए गए जो कि बड़े हॉरिफिक हैं, बड़े हॉरिबल हैं. इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन डिपार्टमेंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफेसर डॉक्टर अदनान कादिर मौजूद हैं. उनसे इन हादसात के हवाले से बात करते हैं. लास्टली भी हमने कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में डिस्कस, इफ यू रिमेंबर. सो इनकी रिसर्च क्या है. सो सबसे पहले अगर मैं आपसे डॉक्टर साहब पूछूं, ये नई रिसर्च क्या है कराची के अंदर इन पर्टिकुलर हादसात को लेकर, थोड़ा सा हमें इस बारे में बताइए. अगर आप हमारी रिसर्च की अगर बिल्कुल एक आपको मैं बात बताऊं कि इस वक्त हमारी रिसर्च से हमने पूरे कराची में कम से कम 86 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां एक्सीडेंट प्रोन एक्सीडेंट है, जहां एक्सीडेंट होते रहे हैं, पास्ट में भी होते रहे और वल्लाह आलम जिस वक्त हम बात कर रहे हैं शायद उधर कोई एक्सीडेंट हो रहा हो. देखिए, एक चीज जो हमारे इस प्रोजेक्ट का जो मकसद था उसमें हमने सबसे पहले ये देखना था कि हमें वो रोड आइडेंटिफाई करने, हमने कराची की 10 मेजर कॉरिडोर्स लिए और उसकी स्टडी की जिसे हम उर्फ़े आम में रोड सेफ्टी ऑडिट कहते हैं. हमने करना ये है कि हमने देखना है कि रोड कंडीशंस कहाँ है, उसकी जो ज्योमेट्री है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ इनक्रोचमेंट कहाँ है. हम क्योंकि एक रिसर्च है, हम इंजीनियर्स हैं, सिर्फ चीज़ों को पॉइंट आउट करने से हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमें इसका सॉल्यूशन भी बताना है. हमें और लोगों को सॉल्यूशन बताना है जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना है. और फिर ना सिर्फ ये बल्कि क्योंकि एजुकेशन इदारा है, हमें लोगों की ट्रेनिंग भी करनी है और फिर कोई एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जिससे ये जो हमारे जो हॉट स्पॉट्स हैं उसकी सही आइडेंटिफिकेशन हो जाए. अगर आप वैसे देखें, ऑन रिकॉर्ड देखें तो इस वक्त अगर पाकिस्तान का नंबर जो है 48 आता है एक्सीडेंट्स में दुनिया भर में. आप बड़े सरप्राइज होंगे कि ऐसा क्यों है. इसकी वजह सिर्फ ये है कि ये नंबर बहुत आगे है. रिपोर्ट हमारे यहाँ कराची में या पाकिस्तान में ये जो मैं फिगर बता रहा हूँ ये बड़ी डिस्टर्बिंग सी फिगर है. 10 से 30% एक्सीडेंट रिपोर्ट होते हैं. माय गुडनेस. बाकी 70% एक्सीडेंट है जो रिपोर्ट ही नहीं होते. और ये जो हमारी एनालिसिस है अनफॉर्चुनेटली उन्हीं 10 से 30% पे है, जिसपे हम कहते हैं कि 48वां नंबर है. अल्लाह ना करे ये नंबर बढ़े, लेकिन शायद ये नंबर वो नहीं है. अगर हम रियल डाटा पे आ जाएं जो कराची में जब जिस वक्त या पाकिस्तान में जितने नंबर. डॉक्टर साहब, आई एम वेरी ग्लैड कि इसके ऊपर न सिर्फ रिसर्च हो रही है बल्कि आप लोग सोच भी रहे हैं और काम करने की कोशिश भी की जा रही है. और कराची के बारे में इमरान, क्योंकि मैं रही हूँ वहाँ पर, तो आई नो कि कराची की सड़कों का भी बहुत बुरा हाल है जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसा होते हैं. ये बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पर ज्यादा हादसात रिपोर्ट होते हैं. ज्यादातर जो प्रोन है वो आपका सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं आपके. और लगातार हो रहे हैं.
अच्छा, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, डिस्ट्रिक्ट साउथ है। तो कराची के अगर हम 4 जोन्स को हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको ये जो डिस्ट्रिक्ट साउथ है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, यहाँ आपको एक्सीडेंट मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्सीडेंट्स वहाँ क्यों हो रहे हैं, और अगर आप इसकी सॉल्यूशन देखें तो ये बहुत सिंपल सी सॉल्यूशन है और बहुत वजूहात है। देखिए, एक तो हमारे जो इंटरसेक्शन डिजाइंस है उसमें प्रॉब्लम ये है कि रेड लाइट हम मानते ही नहीं है। हम सोचते ही नहीं कि रेड लाइन है, हमें हर वक्त जल्दी है। इंक्रोचमेंट हमने लगा रखे हैं, मैन होल के ढकने हमारे खुले हुए हैं, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है वो लोग इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग की जो हाइट है वो 5 मीटर होनी चाहिए। अगर आप 5 मीटर की हाइट की बात करते हैं तो तकरीबन 2 फ्लोर। अब एक जो बुजुर्ग आदमी है जो 30 या 40 के बाद है, या इवन एक बच्चा है, या इवन वो खवातीन है जो बच्चों को कैरी करती है, सामान कैरी करती हैं, उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 5 मीटर ऊपर जाए, ट्रैवल करें, उसके बाद नीचे आए और फिर अपनी डेस्टिनेशन पे जाए। और ये 5 मीटर तो स्टैंडर्ड है जी। हमारी रिसर्च ने हमने देखा कि ये 5 मीटर नहीं है, कहीं 7 मीटर भी है। अच्छा, तो वहाँ पेडिस्ट्रियन लोग क्रॉस नहीं करते, जो पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस है वो कम है, तो उसकी वजह से पेडिस्ट्रियन इन्वॉल्व है। फिर हमारे माशाल्लाह मोटरसाइकिलिस्ट हैं जो हर जगह हर लेन पे मौजूद होते हैं जी। और फिर अक्सर ये होता है कि अगर आप जैसे मैं आपको एक एक्सीडेंट प्रोन जगह आप देखें, लकी वन शॉपिंग सेंटर, ठीक है, पूरे कराची में बहुत। ठीक है, ये आपने चूंकि इसका जिक्र किया है स्पॉट्स का, एक तो आपने अच्छी निशानदेही की और इतनी की पॉइंट्स हैं जिनकी जानिब आपने हमारी तवज्जो दिलाई है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि जाहिर बात है, ऐसे अब कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जब लेने हैं तो कोई ना कोई ऐसी स्पॉट्स ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे हम इसका कोई पायलट प्रोजेक्ट करें, जहाँ पे कुछ ऐसा करना शुरू करें जिसमें इस शरह के अंदर कमी आए। वो कौन सी जगह हो सकती है कि जहाँ पे कोई पायलट प्रोजेक्ट किया जा सकता है इस हवाले से? रिसेंटली हमारा ट्रैफिक इंजीनियर ब्यूरो KDA से एक MOU साइन हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत हम 2 कराची के इस वक्त मेजर रोड्स हैं। एक तो राशिद महनाज रोड है और फिर हम मिलेनियम रोड कह रहे हैं कहलाता है, जहाँ इस वक्त ट्रैफिक का दबाव हद से ज़्यादा है आसपास, क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड भी बन रहा है। एक ये है और एक है अलामा शब्बीर उस्मानी रोड। अगर आप देखें ये यासीनाबाद से शुरू होता है और ये मस्कन चौरंगी तक जाता है। तो ये 2 मॉडल रोड NED अब KDA को डिज़ाइन करके देगा और उसके हिसाब से उसमें हर वो चीज़ जो एक हमारे हिसाब से एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, वो इंशाल्लाह हम इसको करने जा रहे हैं। और अल्लाह ने चाहा तो अगले 1-1.5 महीने में आप इस पूरे प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे और इसको करेंगे। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं कि ये जो हमारे जो रोड इम्प्रूवमेंट है ना, ये इतने पैसे उसमें लगेगा नहीं। देखिए, एक मैन होल का ढकना रिप्लेस करना है 6,000 रुपए, 7,000 रुपए, कहीं रेलिंग लगानी है। हाँ, देखिए, एक तो है शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, एक है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। ये जो हमारे जो भी स्टेप्स हैं वो आज या कल तो खत्म नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।